जब बड़े पैमाने पर कश्मीर के लोगों की मांग आई कि सेंटर की मोदी सरकार को श्रीनगर से कश्मीर से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शारजा के लिए लगानी चाहिए, पिछले कई सालों से ये मांग थी। अब जब मोदी साहब ने इस डिमांड को पूरा कर दिया तो देखिए आज पाकिस्तान को तकलीफ हो गई और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। अर्थात जो जहाज़ कश्मीर से उड़ के शारजा जाता वो चूंकि बीच में पाकिस्तान की एयर स्पेस आती है तो वहाँ पाकिस्तान के हवाई रास्ते से जब हमारा जहाज़ गुजरता है तो उस देश की कंसेंट होती है। पहले वो कंसेंट उन्होंने दी हुई थी लेकिन उनको नहीं लगता था कि ये मोदी सरकार इस किस्म का बड़ा फैसला करेगी। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने ये फैसला करके कश्मीर के लोगों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शारजा जाने के लिए की तो आप देखिए किस प्रकार पाकिस्तान को तकलीफ हुई और उसने अपनी एयर स्पेस जो है, अपनी जो हवाई रास्ता है वो हिंदुस्तान के लिए, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए वो बंद कर दिया है। पाकिस्तान के इरादे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर की आवाम को लेकर कैसे हैं उसका पता इस बात से चल जाता है कि शारजा के लिए जिस फ्लाइट का इनॉग्रेशन केंद्रीय गृह मंत्री ने 11 अक्टूबर को किया था, उसी फ्लाइट के लिए जो एयर स्पेस पाकिस्तान से होकर उस फ्लाइट को गुजरना था, पाकिस्तान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शारजा के लिए जाने वाली गो फर्स्ट की फ़्लाइट जो जम्मू कश्मीर को सीधा यूएई के साथ जोड़ती, उस फ्लाइट को एयर स्पेस देने से इनकार किया है। वो लोग जो पाकिस्तान की जीत पर घाटी में जश्न मना रहे थे, आज उनको पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर सोचना चाहिए, दोबारा से सोच विचार करना चाहिए कि उन्होंने जिस दिन जश्न मनाया, जिस देश के लिए जश्न मनाया, उस देश की नीयत घाटी को और घाटी के लोगों को लेकर कैसी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई दिवाली की। दिवाली के साथ जुड़े हुए बाकी जितने त्यौहार हैं मैं नहीं जानता, लेकिन सभी हमें दिवाली पता है। सभी को मेरी तरफ से भी हार्दिक बधाई और बहुत सारी अनंत मंगल कामनाएं। दीपावली सारे देशवासियों के लिए, हम सब के लिए मंगलमय हो, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ। मुझे बताइएगा कैसे देखते हैं पाकिस्तान की जीत पर घाटी में कुछ लोगों ने जश्न मनाया और उसी कश्मीर के लिए, उसी घाटी के लिए जिस फ्लाइट का इनॉग्रेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और इस वादे और इरादे के साथ किया था कि ये जम्मू कश्मीर को सीधा शारजा के साथ जोड़ेगा, यूएई के साथ जोड़ेगा, आने जाने वाले लोग जो हैं बढ़ेंगे, यातायात बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये सब कुछ सोच कर किया था। पाकिस्तान कहता है आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए एक बात तो कई बार उजागर हुई है, आपने देखा है कि जब भी जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर जाता है या हमारे देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए कोई बड़ा फैसला लेती है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जो सरगना हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। पिछले दिनों जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए और उन्होंने श्रीनगर से डायरेक्ट फ्लाइट शारजा के लिए लगाई। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर से बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान और बिजनेसमैन शारजा के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट में, UAE में काम करते हैं और वहाँ अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी मेहनत से काम करके अपनी रोज़ी रोटी और अपना सारा व्यवसाय चलाते हैं। और जब बड़े पैमाने पर कश्मीर के लोगों की मांग आई कि सेंटर की मोदी सरकार को श्रीनगर से कश्मीर से डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शारजा के लिए लगानी चाहिए, पिछले कई सालों से ये मांग थी। अब जब मोदी साहब ने इस डिमांड को पूरा कर दिया तो देखिए आज पाकिस्तान को तकलीफ हो गई और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। अर्थात जो जहाज़ कश्मीर से उड़ के शारजा जाता वो चूंकि बीच में पाकिस्तान की एयर स्पेस आती है तो वहाँ पाकिस्तान के हवाई रास्ते से जब हमारा जहाज़ गुजरता है तो उस देश की कंसेंट होती है। पहले वो कंसेंट उन्होंने दी हुई थी लेकिन उनको नहीं लगता था कि ये मोदी सरकार इस किस्म का बड़ा फैसला करेगी। लेकिन आज जब मोदी सरकार ने ये फैसला करके कश्मीर के लोगों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शारजा जाने के लिए की तो आप देखिए किस प्रकार पाकिस्तान को तकलीफ हुई और उसने अपनी एयर स्पेस जो है, अपनी जो हवाई रास्ता है वो हिंदुस्तान के लिए, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए वो बंद कर दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से
हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं। सऊदी अरेबिया के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट कश्मीर से मोदी सरकार ने लगाई और मोदी सरकार ने इन फ़्लाइट्स में इजाफा भी किया ताकि जो धार्मिक दृष्टि से मजहबी तरीके से जो लोग जिनके दिल में बहुत एहतराम रहता है, जो ख्वाहिश रहती है कि वो भी मक्का मदीना जाएं, इबादत करें, हज करें, वहाँ उम्रा करें और वहाँ जो अपने रीति रिवाज अनुसार जो मजहबी तौर तरीके हैं उनको अपनाएं, हर आदमी की ये खुशी रहती है। और जब मोदी सरकार ने सीधा वहाँ सऊदी अरेबिया के लिए और हज यात्रा के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं कश्मीर घाटी से डायरेक्ट फ़्लाइट जाने की अरेंजमेंट्स की, तो आज पाकिस्तान की नीयत देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद के क्या दिखाना चाहता है। पाकिस्तान वो हमारे यात्रियों के, हमारे हवाई जहाज़ों को ना तो शारजा जाने में रोक सकता है, ना ही वो जो सऊदी अरब में हमारे कश्मीर से फ़्लाइट जाती हैं ना वो रोक सकता है। ज़रूर इतना हो जाएगा कि जो फ़्लाइट यहाँ से सीधा जाके उसने सऊदी अरेबिया जाना था या शारजा जाना है, वो फ़्लाइट्स यहाँ से दिल्ली से मुंबई के रास्ते से होते हुए वो शारजा भी जाएगी और मक्का भी जाएगी। रास्ता लंबा हो जाएगा। रविंदर जी, मुझे ये बताइएगा कि वो लोग घाटी में जो चंद लोग पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे, आपको क्या लगता है कि आज के दिन उन परिवारों को, उन लोगों को किस चीज़ पर सोच विचार करना चाहिए? क्या इस एयर स्पेस को बंद करने से पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो कश्मीर के लोगों का खैर खा तो नहीं? देखिए, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान कभी भी हमारा नहीं हो सकता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का कत्ल किया है। कश्मीरियों का कातिल पाकिस्तान है। 1947 में ये पाकिस्तान ही था जिसने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया था। मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, ये सब एरिए पाकिस्तान ने बर्बाद किए। और जब पाकिस्तान की फौज उड़ी से घुसपैठ करके बारामूला तक आई और श्रीनगर एयरपोर्ट को पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था, उस वक़्त जो बारामूला में पाकिस्तान ने कत्लेआम किया था, बारामूला की आबादी 1947 में 13,000 आबादी होती थी बारामूला शहर की। 11,000 लोगों का कत्ल पाकिस्तान के हमलावरों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने किया था और वहाँ भी ज़्यादातर मुसलमान लोगों को ज़बह किया था, हलाल किया था पाकिस्तान के आर्मी ने। कहते हैं वो कबायली थे, कबायली नहीं थे, वो पाकिस्तान के ट्रेंड सोल्जर थे, पाकिस्तान की आर्मी थी, उनके पास हथियार पाकिस्तान के थे। और वहाँ मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब जैसे नौजवान खड़े हो गए तिरंगा झंडा हाथ में लेके, जिन्होंने नारा दिया था, पाकिस्तानी खबरदार, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। तो कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तानी हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीर के हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर, पुलिस के कांस्टेबल, एसपीओस दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर वो मुल्क की हिफाजत करते हैं। कश्मीर के नौजवान हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर के बुजुर्ग, हमारी बेटियां, हमारी माताएं सब हिंदुस्तानी हैं। चंद गिने चुने लोग हैं, चंद, जो पाकिस्तान से पैसे लेकर वहाँ मौत का कारोबार जिन्होंने कश्मीर के अंदर खोला हुआ है वो पाकिस्तान है। और ये चंद लोग हैं, कश्मीर के सारे लोग ऐसे नहीं हैं। मैं कई बार कश्मीर जाता हूँ, मैं जानता हूँ कश्मीर के लोग बहुत इमोशनल लोग हैं। कश्मीर के लोग वतन परस्त हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। रविंदर जी, अगर वहाँ इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की फौज, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान काम करते हैं, कोई राजस्थान रेजिमेंट है, कोई गढ़वाल राइफल है, कोई मराठा रेजिमेंट है, कोई वहाँ मैड्रास रेजिमेंट का जवान काम करता है, उनको तो लोकल भाषा नहीं आती है ना। वहाँ लोकल लेवल पर मददगार कौन है? वो कश्मीरी है। वो जो वहाँ रहता है वो पहाड़ी है, वो गुजर बकरवाल है, वो हमारे लोग हैं जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है और वो मुल्क की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान कभी जम्मू कश्मीर की आवाम का सगा ना था, ना है, ना कभी होगा। पाकिस्तान की निगाह है कि मैं इनके कुछ एरियाज़ को कब्जा करूं, वो तो उसकी गलत फहमी है। वो जो उसने गलत तरीके से हमारा एरिया, पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है और गिलगित बल्टिस्तान है,
वो तो हमने वापस लेना है, हमारा एरिया है। बाकी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम का दुश्मन है जो छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करे। अच्छा, मुझे रविंद्र जी एक चीज़ और बताइए। इसलिए जिन लोगों ने, जिसका जिक्र आपने किया कि ये क्रिकेट मैच के बाद जिन लोगों ने वहां हुड़दंग मचाया, ये चंद गिने चुने लोग हैं, इनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, ये सारे लोग नहीं हैं कश्मीर के अंदर। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष के नाते जो फैसला आपने लिया कि आपने अपनी ही पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता विक्रम रंधावा को पार्टी के सारे पदों से हटा दिया, और उसके बाद आपने डिसिप्लिनरी कमेटी उनको एक नोटिस भी दिया है जिसमें आपने उनको 48 घंटे का समय दिया है जवाब देने के लिए। कितना कठिन था ये आपके लिए, क्योंकि संगठन है और संगठन में ये सब लोग आपके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा दिया। ये हमारा मिशन है, ये केवल नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, सबका साथ, ये हमारा मिशन है। एज ए इंडियन 135 करोड़ हिंदुस्तानी, ये हमारी एक फैमिली है, एक परिवार है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, संस्कृत के अंदर श्लोक है वासुदेव कुटुंबकम। सारी कायनात, सारी पृथ्वी, सारी धरती एक परिवार के समान है। इसलिए आप देखते हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बोलते हैं, वो हमेशा सबकी बात करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलते हैं, और वो पूरे मुल्क को एक परिवार मानते हैं। इसलिए तो मोदी सरकार ने जो स्कीमें लगाई वो हर इंसान के लिए लगाई, कभी भेदभाव और इनजस्टिस नहीं किया। पूछा था मुश्किल था फैसला। जो देखिए विक्रम रंधावा जो हैं, वो उन्होंने जो जिस प्रकार का एक वीडियो उनका वायरल हुआ, उसमें जो वो बोलते बोलते वहाँ इंटरव्यू करते करते वो सीमा, वो हद उन्होंने लांघ दी। वो नहीं करना चाहिए। हमको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर हम रहने वाले हैं, हमको हर एक का एहतराम है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब हमारे भाई हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी जैसे मायानाज वीरों का, शहीदों का हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान बहादुर शाह जफ़र और अशफाक उल्लाह खान साहब का भी उतना ही हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान है, और ये सब मिलजुल कर रहते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। मुझे बताइए रविंद्र जी, ये का एहतराम करना है, इसलिए कुछ आपने मैसेज क्या दिया इससे? बाकी जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन इसमें उतर आए और सबने ट्वीट किया, मैं आपको सिर्फ जानना चाहूंगा, शाह मोहम्मद तांतरे ने भी DDC के चुनाव में इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया था, उनका वीडियो भी वायरल होने लगा है कि भगवान श्री राम को लेकर उन्होंने कुछ। मैं किसी पर्सनल किसी पर कभी तनकीद नहीं करता हूं। मैंने कभी किसी पर्सनल किसी पॉलिटिकल लीडर को लेकर, उसका नाम लेकर कभी तनकीद नहीं की है, कभी उसकी मुखालफत या उसके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किए हैं, ना ही हमको किसी पर करना चाहिए। हाँ, हमको राजनीति करते समय या सामाजिक सेवा करते समय या अपने जो धार्मिक, जो मजहबी रीति रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हमको हर शख्स का ख्याल रखना है, हर इंसान की इज्जत करनी है। हम उस ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बनाया है, और इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ है, छोटा हो या बड़ा हो, हमारा अपने मज़हब का हो या दूसरा हो, हम सबको मिलकर एक होकर रहना चाहिए। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि हम सब एक देश के रहने वाले, एक परिवार के मेंबर हैं, वैसा हमको हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है। सियासत आती जाती रहती है, एक लीडर कभी एक पार्टी में होता है तो कल वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, इथिक्स हैं, उनको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए और हर एक की इज्जत करना चाहिए। पॉलिटिक्स इज ए बैटल ऑफ आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज़। अगर आपको एक पार्टी की पॉलिसी नहीं पसंद है तो आप उस पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तनकीद कर सकते हो, उनकी विचारधारा को आप तनकीद कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप तलवारें लेके किसी की गर्दनें हम काट देंगे। तो ये ऐसा, इस प्रकार के बयानबाजी से हमको बचना चाहिए।
हम सब एक हैं, एक मुल्क के रहने वाले हैं और ये हिंदुस्तान सबका है। लेकिन हमको अपने मुल्क के लिए काम करना है। जो हमारे मुल्क का है, जो मुल्क की हिफाजत के लिए काम करता है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो हमको अपनी जान से प्यारा है। नरेंद्र जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पहाड़ियों को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि पहाड़ी मुख्यमंत्री भी जो है जम्मू कश्मीर में संभव है। इसको लेकर पहाड़ियों में बड़ा उत्साह है। क्या अब एसटी स्टेटस तय माने कि जल्द से जल्द पहाड़ियों को मिलेगा? मैं भी पुंछ गया था, पुंछ में भी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब लग रहा है, क्योंकि ये सरकार है और सरकार में संभव है कि जल्द से जल्द पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों या हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब हों, उनसे कई बार जो पहाड़ी जो कबीले के लोग हैं उनके वफद कई बार मिले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बार करना आए थे, तो वहाँ भी उन्होंने पहाड़ी लोगों से मुलाकात करके वो बड़े इम्प्रेस हुए थे। और साथ ही साथ जो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जो ऑलरेडी जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है, वो भी बहुत ही वतन परस्त लोग हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले। क्या पहाड़ियों को एसटी मिलेगा? देखिए, ये सारे टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं, ये कोई मेरे हाथ में तो है नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि जो ऑलरेडी जो एसटी में हैं हमारे गुजर बकरवाल भाई, हमारे गद्दी सिप्पी कम्युनिटी के भाई, उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, इनकी जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। सरकार के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, सरकार के पास बहुत सारा सिस्टम होता है, और अगर कोई किसी का भला करना चाहे तो मल्टीपल लेवल पर उनका भला कर सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। गुजर बकरवाल हमारे जो एसटी और गद्दी सिप्पी के भाई हैं वो भी खुश रहेंगे, हमारे जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। सबका भला होना चाहिए, सब खुश रहना चाहिए, हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। सारे हमारे हैं, ये सारे मेरे फैमिली मेंबर हैं, पहाड़ी भी मेरे हैं और गुजर बकरवाल एसटी वाले भी मेरे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनावों को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव अप्रैल मई में होंगे, डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट कब तक देगी? तो एक चूंकि आपका दल जो है केंद्र में इस वक्त आप लोग सत्ता में हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कोई भनक लगी कि कब तक जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी और चुनाव कब तक जम्मू कश्मीर में होंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय डिलिमिटेशन जो सीटों की हदबंदी है उसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग और डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद जम्मू और कश्मीर के अंदर उन्होंने दौरा किया है और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से भी वो सारी फीडबैक्स और डिटेल्स ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस महीने के आखिर तक डिलिमिटेशन कमीशन कुछ ना कुछ इसका खाका ज़रूर पब्लिक डोमेन में डालेगा, और दिसंबर का महीना होगा कि पब्लिक को कि अगर किसी को लगता है कि कहीं कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है, और दिसंबर के लास्ट तक इसका फाइनल जो रूपरेखा डिलिमिटेशंस की और सीटों की हदबंदी की आ जाएगी, और फिर इलेक्टोरल जो रोल्स हैं, जो वोटर लिस्टें हैं वो दुरुस्त की जाएंगी, और मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में चुनाव जम्मू कश्मीर की असेंबली के होंगे। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, चुनी हुई सरकारों की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और यकीनन जो एक ज़बरदस्त वेव और ज़बरदस्त माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय। आपकी खुशकिस्मती ये भी है कि विपक्ष में कोई बचा नहीं। एक एक करके लोग आपकी पार्टी में घुसते जा रहे हैं। अब और कुछ लोग बचे हैं जिनको पार्टी ज्वाइन करनी है, या अब कोई भी नहीं बचा? देखिए, लोग भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ज्वाइन कर रहे हैं और लोग, मैं कहता हूं क्यों कर रहे हैं, पहले ये तो समझना जरूरी है। मोदी साहब ने जो जनता की भलाई के काम किए हैं, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, पहाड़ के मैदान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, डोगरा, रफूजी, समाज के हर वर्ग का काम, समाज के हर वर्ग की भलाई मोदी साहब ने की है। इसलिए जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क के बच्चे बच्चे के दिल में मोदी साहब बसते हैं। आपने देखा नहीं कि अभी जो रोम में वहाँ जो समिट चल रहा था, वहाँ एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, भाई प्राइम मिनिस्टर नेफ्टली बेनेट ने कहा कि आप इधर आ जाओ, इतने पॉपुलर हैं, आप आ जाओ, आपको हमारे मुल्क का हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कितना बड़ा कद है, और वो
केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के एक मायानाज लीडर हैं। क्यों? उसका कारण है मोदी साहब जो काम करते हैं दिल से करते हैं। मोदी साहब सबके हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए विपक्ष में बचा ही कोई नहीं। आज सारी दुनिया बीजेपी में ज्वाइन कर रही है, सारी दुनिया हिंदू मुस्लिम। चुनाव किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? विपक्ष बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके खिलाफ? तो अच्छी बात है, एक बात तो तय हो गई है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ यहाँ बीजेपी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी का होगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। रविंद्र जी, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो बाकी पार्टियों से लोग आपके यहाँ आते हैं, कहते हैं इनकी कोई ईसीजी और कोई सिटी स्कैन की रिपोर्ट ठीक नहीं होती, जिसके चलते ही आपके दल में घुस आते हैं। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर कोई हमारी पार्टी में आके देश की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहता है, तिरंगा झंडा बुलंद करके हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, तो मैं उसका वेलकम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर, जितने जम्मू कश्मीर की आवाम है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, हम एकजुट होकर, एक होकर काम करें। ये हमारे पास एक मौका है। सेंटर के अंदर इतनी मजबूत तरीन सरकार है, आज तक इतनी पावरफुल सरकार, इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इतने पावरफुल होम मिनिस्टर कभी हिंदुस्तान में नहीं हुए। आज हमें मौका है कि हम अपने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई कर सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। यही गवर्नमेंट है जो जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकती है, जहां सबका भला होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, कहीं किसी को नहीं लगेगा कि इनजस्टिस हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम काम करें, एकजुट होकर काम करें, सबको साथ लेकर काम करेंगे। ये हम अहद भी करते हैं और ये हमारा मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से जो इनकार किया है, साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान की नीयत जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति और ख़ासकर कश्मीर घाटी के लोगों के प्रति कैसी है। एक वो फ्लाइट जो जम्मू कश्मीर के लोगों को शारजा के साथ जोड़ने वाली थी और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म व्यापार को बढ़ाने वाली फ्लाइट थी, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका रिबन खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने काटा था, उस फ्लाइट को एयर स्पेस न देकर पाकिस्तान ने यह साफ किया है कि वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है।